आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपर पैलियोलिथिक एज। लास्ट वीडियो में मिडिल पैलियोलिथिक एज कवर हो गया था। अब हम लोग मतलब 40,000 साल तक आ गए थे। अब 40,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में क्या हुआ था, ये वाई का मतलब ईयर एगो, मतलब इतना साल पहले 40,000 साल से 10,000 साल के बीच में क्या हुआ था आज से पहले, उसके बारे में जानेंगे। इस एज के बीच को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। ये सब हम डिटेल बता चुके हैं, आई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर से बात करेंगे कि इस एज में अब इतना साल के बाद, इतना साल पहले, 40,000 साल पहले क्या क्लाइमेट था, क्या जलवायु था। इसके पहले मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या था कि अभी भी ठंड था। अब यहाँ पे क्या है, आइस एज, मतलब वही बर्फीला, पूरा बर्फीला जगह, वातावरण, पूरा बर्फीला क्लाइमेट जो है, ये आइस एज का जो है अंतिम चरण चल रहा था। मीन्स अब जो है आइस एज खत्म होने वाला था। धीरे धीरे वातावरण गर्म हो रहा था। आइस एज लास्ट फेज में था, अब धीरे धीरे आइस एज खत्म हो रहा था और धीरे धीरे वातावरण गर्म हो रहा था। थार रीजन जो है वहां पे अत्यधिक सुखाड़, पूरा सुखाड़ हो गया। मीन्स पूरा ड्राइनेस, एरिडिटी, पूरा ड्राइनेस, पूरा सुखाड़ हो गया थार रीजन में। इसीलिए थार रीजन के पास ये अलग चीज बता रहे हैं, क्लाइमेट तो यहीं तक खत्म हो गई, आइस एज का लास्ट चरण था और धीरे धीरे वातावरण गर्म हो रहा था। थार रीजन जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा सुखाड़ आ गया था। इस वजह से ये एक चीज हम नहीं बताया था आप लोगों को, यहाँ लिख देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, इसका हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका मतलब इतिहासकार बोलते हैं शायद इसको। अभी हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो भी देख रहे हैं, ये साइट्स कहाँ था, ये जो भी पहले खेती कब हुआ, ये कब हुआ, वो सब हम लोग ऐसे ही सिर्फ लिखित चीज पर नहीं, उस टाइम में पहले बता चुके कि लिखे हुए नहीं मिलते थे तो हम लोग सबूतों पे चलते हैं। तो जो लोग ढक करके नीचे धरती के अंदर से निकाल के उसके बारे में पूरा रिसर्च वगैरह करके पता लगाते हैं कि तब क्या था नहीं था, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो हम आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब साइंटिस्ट लोग पीछे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग खनन करके जगह जगह पे पता लगाए हैं कि कहाँ पे क्या था इस एज में, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कम आश्रय मिला है थार रीजन में इस एज में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अत्यधिक सुखाड़ हो गया था और पीपुल माइग्रेट कर गए। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापन कर गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा, ये बेसिक जानने वाला ही बात है। होमो सेपियंस, पहले बता दें होमो सेपियंस क्या होता है। हम लोगों का जो पूर्वज है उसको होमो सेपियंस बोलते हैं। अभी के टाइम में जो हम लोग इंसान है, एक बताए थे हम पिछले वीडियो में, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो अपने ऐसे सीधा होके खड़ा होके चलना स्टार्ट कर दिए थे, उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। और अभी के टाइम में जो हम लोग जैसा इंसान, मॉडर्न ह्यूमंस, हम लोग का पूर्वज जो है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। जो तब के टाइम में पहली बार होमो सेपियंस दिखे गए हैं इस एज में। कब, किस एज में? अपर पैलियोलिथिक एज में ही हम लोग को होमो सेपियंस पहली बार इसका सबूत मिला है। तो एग्जाम में आए कि किस एज में होमो सेपियंस पहली बार देखे गए हैं, तो अपर पैलियोलिथिक एज में देखे गए हैं होमो सेपियंस। ये हो गया। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, खाना, शिकार करना, खाना एकत्रित करना, दैट्स इट। माइग्रेट कर जाना, दूसरे जगह जाना, वहां पर खाना जमा करना, शिकार करना, खत्म। लेकिन पशुपालन, पशु का पालना, एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये अभी तक नहीं दिखा था हम लोगों को। इस एज के बाद, अपर पैलियोलिथिक एज में हम लोग को पहली बार दिखा पशुपालन। पहली बार हमें सिप, भेड़ और बकरी, गॉट की हड्डी का अवशेष मिला है बेलान वैली के पास। ठीक, अब बेलान वैली के पास हम आर्कियोलॉजिस्ट को पहली बार सिप और गॉट का हड्डी का अवशेष मिला। तो वो तो वहां का जानवर का भी हो सकता है। कैसे पता चला कि वो पशुपालन का ही था? वो इसीलिए पता चला क्योंकि ये जो जानवर थे सिप और गॉट, ये नेटिव्स नहीं थे। नेटिव मतलब वो देसी नहीं थे, उस जगह के नहीं थे। वो जो है उससे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब इंडिया का मैप में आप लोग देखेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इस एरिया में जो है, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस बीच वाले एरिया में भारतीय महाद्वीप से लाए गए थे। मतलब इंडिया के महाद्वीप वगैरह हम ज्योग्राफी में देखें, बस इतना बता देते हैं। भारतीय महाद्वीप, इंडिया के जो पड़ोसी ये द्वीप लोग है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, चाइना, रसिया, ये सब, ये हो गया इसका पड़ोसी उप महाद्वीप। एक ये महाद्वीप है
उसी तरह से अलग अलग प्लेट को बोलते हैं महाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप, इसके जो पड़ोसी उपमहाद्वीप थे भारतीय उपमहाद्वीप जो नॉर्थ वेस्ट में इधर से लाए गए थे, नॉर्थ वेस्ट से सीप और गॉड को, मतलब ये देसी नहीं थे, नॉर्थ वेस्ट भारतीय उपमहाद्वीप से लाए गए थे। जब ये सबूत मिला कि वो वहां से लाए गए थे इस जगह पे, तो कोई किसी जानवर को वहां से क्यों लाएगा, तब हम लोग को प्रमाण मिला कि ये जो है पशुपालन का ही स्रोत है, पशुपालन का ही एक मतलब ये है सबूत है। सिर्फ हड्डी से नहीं बल्कि वो देसी नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट भारतीय उपमहाद्वीप से लाए गए थे, इसीलिए हम लोग को पता चला कि इस एज में पशुपालन स्टार्ट हो चुका था। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अपर पैलेंथ्रिक एज में एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। कैसे, क्यों? क्योंकि उसका पहला सीप और गॉड का हम लोग को हड्डी का अवशेष बेलान वैली में मिला। और क्यों पता चला पशुपालन स्टार्ट हो गया था? क्योंकि वो अब देसी नहीं थे, नॉर्थ वेस्ट भारतीय उपमहाद्वीप से लाए गए थे। ये इसलिए हम लोग को पता चला इस एज में पशुपालन स्टार्ट हो चुका था। इस एज में 566 आश्रय मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब इंडिया का उपमहाद्वीप इंडिया में 566 साइट्स मिले हैं अपर पैलेंथ्रिक एज में। साइट्स मतलब आश्रय, रहने करने का सबका, यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, अलग अलग प्लेस बताते हैं ना, वो हम आगे बताएंगे कौन कौन से प्लेस हैं। लेकिन ऐसे प्लेसेस 566 प्लेसेस मिले हैं जहाँ पे अपर पैलेंथ्रिक एज में लोग रह रहे थे आश्रय। तो 566 साइट्स आश्रय बताए, 566 स्थल मिले हैं जहाँ पे लोग रहते थे। उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब मुख्य आश्रय जहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मीन्स 566 साइट्स का मतलब क्या कि खनन करते गए और उस एज में यहाँ कुछ लोग मिले, वहाँ कुछ लोग मिले, जहाँ जहाँ ट्रैवल करके माइग्रेट करके लोग रह रहे थे, उस तरह के 566 साइट्स मिले हैं। तो उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एकदम ग्रुपिंग वाइज में रहते होंगे, वो है संगाओ केव्स मतलब गुफाएं, संगाओ गुफाएं और रॉरी हिल्स मतलब चोटी पहाड़ी इलाका। संगाओ केव्स और रॉरी हिल्स जो कि पाकिस्तान में है, ये जगह कश्मीर, विंध्यास, छोटा नागपुर, वेस्ट बंगाल और भीमबेटका में अभी तक लोग रह रहे हैं। लोअर में, मिडिल में, अपर में, तीनों टाइम में यहाँ पे लोग रहे हैं। क्यों, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये कंटिन्यू एकदम फेवरेट प्लेस टाइप का बन गया था ये लोग का। और ये यदि प्लेसेस जटिल लग रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं प्लेसेस, तो सिंपल हम मैप बोले, मैप पकड़िए, उसमें सर्च कीजिए कहाँ पे ये साइट्स है, वहाँ पे इंडिकेट कीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे लोग रह रहे थे इस टाइम में, उसी से दिमाग में बैठेगा। और सब रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं, कभी भी सारा साइट्स मत रटिएगा। इतना साइट्स आगे बताएंगे कि कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इतना साइट्स क्या रटना, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रटना है, वो हम रटना नहीं, मतलब रिविजन, पर्टिकुलरली हर बार रिविजन करते 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 खुद माइंड में बैठ जाएगा कहानी की तरफ। रटने जाएंगे तो आज रटे, आगे जब बढ़ते हैं पीछे भूल जाएंगे, बस समझना है। और ये सबको रिपीटेडली रिवीजन करते रहना है। और जो एकदम इम्पोर्टेंट होगा वो हम खुद बोलेंगे कि याद करना ही करना है, जैसे कि ये याद करना ही करना है, कुर्नूल एंड मोछाला चिंतामणि गावी, ये एक प्लेस है जो कि एपी का मतलब आंध्र प्रदेश में है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हड्डी से बना औजार, बॉन टूल्स पहली बार हम लोगों को मिला अपर पैलेolithic में इसी जगह पे। तो कोई प्लेस इंपॉर्टेंट कब बन जाता है और एग्जामिनर कब पूछता है, पता है, जब वहाँ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जैसे कि बॉन टूल सबसे पहले कहाँ मिला, तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे लोग रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे, तो रहे तो बहुत 566 जगह पे रहे तो सबके याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो जगह इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मिलेगा ही मिलेगा। कि मान लो होमोसेपियंस इस एज में मिले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोई जगह यदि इंपॉर्टेंट लगेगा ना तो उस जगह पे कुछ ना कुछ बात रहेगा। जैसे कि कोई जगह पे मिलेगा यहाँ पे पहली बार एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ था, पशुपालन हुआ था, तो इसलिए उसको याद करेंगे। हर एक प्लेस का कुछ स्पेशलिटी होगा तभी वो प्लेस इम्पोर्टेंट होगा। तो वो स्पेशलिटी और इम्पोर्टेंट प्लेस, उसका खासियत क्यों उसको याद रखना है वो याद कर लेना है और इम्पोर्टेंट प्लेस याद कर लेना है। बाकी हर एक प्लेस याद करने का नीड नहीं है। ये आश्रय हो गया कि मुख्य आश्रय जहाँ पे लोग रह रहे थे। यहाँ पे बॉन टूल्स मिले थे फर्स्ट टाइम। अब टूल्स, औजार किस तरह के, हर एज में बताए थे औजार, इसमें किस तरह के औजार। अब जो है औजार बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। पैरेलल साइड्स ब्लेड मतलब दोनों तरफ, पैरेलल बोलते हैं जो दोनों तरफ बराबर हो, इस तरह का पैरेलल साइड का ब्लेड टाइप का पत्थर, दोनों इधर भी धारदार इधर भी धारदार, ऐसे टाइप का
ब्लेड टाइप का पत्थर बनाने लगा था काटने करने के लिए। इस ब्लेड का इस टूल का खासियत 3 साइड से लंबाई जो है कैसा था, ये कैसा था ये ध्यान से समझिएगा। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बस इम्पोर्टेंट जानना चाहिए। इसीलिए इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 गुना इसका लंबाई या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा या फिर उतना ही, इससे ज़्यादा या फिर इतना ही। कितना? चौड़ाई से 2 गुना या फिर उससे ज़्यादा। चौड़ाई से 2 गुना उसका लंबाई रहता था या फिर उससे ज़्यादा, मतलब ऐसे लंबा टाइप का, ताकि ब्लेड टाइप का बन जाए। ये 3 साइड से, तीनों साइड से ऐसे ब्लेड टाइप का बना हुआ रहता था काटने करने। तो इतना इंपॉर्टेंट ब्लेड टाइप का बनाने लगा अपना टूल्स वगैरह। इसका मतलब क्या है, ये लोग टेक्नोलॉजी टाइप का यूज़ करने का, मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, दिमाग में ये चीज़ आने लगा लोगों का कि अच्छा ऐसे काम होगा। और शार्पनेस टूल्स वगैरह बनाने लग गए, बॉन्ड टूल्स बनाने लग गए, मतलब इस एज में थोड़ा सा ना तरक्की कर गए, टेक्नोलॉजी वगैरह जैसा यूज़ करने लगे, चीज़ों का टेक्निकल चीज़ यूज़ करने लग गए थे। ब्यूरिन्स एक टूल है, इससे छेद करना, नक्काशी करना। जैसे एक होता है ना, बड़े लोग छीलता करता है, किसी चीज़ को ढांचा देता है, शेप देता है, उस तरह का छेद करना, नक्काशी करना, ये सब चीज़ का यूज होता था ब्यूरिन से। किस चीज़ में? लकड़ी में, हड्डी में छेद करना या फिर नक्काशी करना, इसी सब चीज़ में, लकड़ी हड्डी में। और इससे हैंडल वगैरह भी बनाता था। कोई टूल बनाया, उसका हैंडल बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। ये हो गया टूल्स। इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रिच जो पक्षी है, ऑस्ट्रिच के बारे में नहीं जानते तो सर्च कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिच के बारे में डिटेल नहीं, बस आई थिंक जानते ही होंगे, शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है, पता होगा इतना बड़ा का, कितना वेट वगैरह वो तो नहीं पता। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसका छिलका इतना बड़ा होता था, मतलब ऑस्ट्रिच एक सेल से, मतलब ऑस्ट्रिच के अंडे का छिलका भारत में मिला, और भारत में मिला था। विलुप्त हो चुका है शुतुरमुर्ग, अब नहीं मिलता है। तो उसका विलुप्त होने का कारण बताया जाता है क्या? शिकार हो सकता है, शिकार के कारण ये ऑस्ट्रिच जो है विलुप्त हो गया भारत में। उस टाइम इसका एविडेंस मिला था। और क्यों विलुप्त, इतना ज़्यादा इसका शिकार क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो अंडा है ना, अंडा का सेल्स, छिलका, उसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता था, कटोरे के तौर पर यूज होता था, या फिर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स मोती एवं आभूषण का, कटोरा, मोती बनाना, आभूषण टाइप का, श्रृंगार टाइप का चीज़ बनाना, ये सब चीज़ का यूज करने लगा था। किससे? ऑस्ट्रिच का अंडे का छिलके से। इसीलिए इस पक्षी का ज़्यादा शिकार हुआ और ये विलुप्त हो गया। ये का इसी एज में हुआ था इसका। मीन्स कह सकते हैं भारत में आभूषण बनाने का सबसे पुराना प्रमाण कब मिला है? इस एज में मिला है। मीन्स बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब मोती और आभूषण का बनाने का सबसे पुराना प्रमाण इसी एज में मिला है, ऑस्ट्रिच एक सेल से। ये रहा पूरा डिटेलिंग, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मेसोलिथिक। ये तीनों फेज, मतलब पैलोलिथिक पूरा टोटल फिनिश होता है। अब आगे मेसोलिथिक, अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाएगा लोगों में, कैसे रहने करने का, आई थिंक खेती वगैरह सब कुछ। अभी तक कैसे था नॉर्मल लाइफ, अब आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेसोलिथिक, उसमें डिटेल वाइज बात करेंगे हम लोग। पैलोलिथिक फिनिश होता है।